बच्चों, अब जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है संयोजी ऊतक, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल जो ब्लड के रूप में आपको मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे, अस्थि, उपास्थि और रक्त। तो आपने अस्थि उपस्थि पढ़ लिया। ये कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा रूप है रक्त, ब्लड। इस ब्लड के बारे में आप जानो कि ये किस किस ऊतकीय संरचना से बना हुआ है। तो जो हमारा रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ये रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये हमारे शरीर में सर्वाधिक हर जगह फैला हुआ है। तो ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है, विस्तृत रूप से संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। यानी ये संपूर्ण शरीर में हमारा जो भी पूरे शरीर के रूप है उसमें फैला हुआ है। अब बच्चों देखो, ये जो रक्त होता है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं रक्त कोशिका, रक्त कोशिका, और दूसरे को बोलते हैं प्लाज्मा। यानी ये 2 रूपों में फैला हुआ है। प्लाज्मा तरल द्रव्य है और रक्त कोशिका जो है ये कोशिकीय रूप में बने हुए संरचनाएं हैं। इसकी प्रतिशत अगर हम बात करें तो पूरे रक्त में ये सभी कोशिकाएं 45% के आसपास है और जो प्लाज्मा है वो 55% के आसपास है। इन लगभग 55%, ये लगभग 45%, यानी प्लाज्मा अधिक है और रक्त कोशिकाओं की संख्या प्लाज्मा की तुलना में कम है। अब जैसे इस रक्त कोशिका की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरबीसी, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं रेड ब्लड करपसल्स। दूसरा जो है वो है WBC, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाओं के रूप में बने हुए हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड करपसल्स। और जो तीसरा है इसे कहते हैं प्लेटलेट्स या हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं, बिंबाणु। इसका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी इसे कहते हैं। तो बिंबाणु इंग्लिश में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से पुकारे जाते हैं। अब देखो WBC जो होते हैं इसे फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कणिकामय, इसमें साइटोप्लाज्मिक द्रव्य में कणिकाएं पाए जाते हैं, तो कणिकामय के रूप में। और दूसरे को बोलते हैं अकणिकामय, अकणिकामय, इसमें कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 2 प्रकार है। फिर कणिकाओं के जो रूप हैं इनको फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, दूसरे को बोलते हैं बैसोफिल और तीसरे को बोलते हैं इसमें न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इस प्रकार से जो कणिकामय WBC है वो 3 प्रकार का है, इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल। और अकणिकामय जो है ये फिर 2 प्रकार के हैं। इसमें जो एक प्रकार है इसे बोलते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट, और इसके जो दूसरे प्रकार है उसे बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि WBC जो श्वेत रक्त कणिका है इसके 2 रूप है,
कनिकामय और अकनिकामय। कनिकामय का मतलब है कि जो रक्त WBC के रूप में उसमें कनिकाएं पाए जाएंगे इसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और इसमें कनिकाएं नहीं होगा। तो ये अंतर है। इसके आधार पे 3 है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और इसके 2 रूप है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट के भी 2 प्रकार है। एक जो होता है उसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इस प्रकार की संरचना है। बी लिम्फोसाइट अपने आप में रहेगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट के फिर 3 क्रम हैं। इसका जो पहला क्रम है उसे बोलते हैं टी के सेल, यानी हिंदी में टी मारक कोशिका। के का मतलब होता है किलर और किलर का मतलब होता है मारक। टी मारक कोशिका ये सुरक्षात्मक रूप में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। दूसरा जो इसका प्रकार है उसे बोलते हैं टी एच सेल, टी सहायक कोशिका, टी सहायक कोशिका, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टी हेल्पर सेल। हेल्पर मतलब सहायक। और तीसरा होता है टी एस सेल। टी एस सेल का मतलब है टी संदमक कोशिका, संदमक कोशिका। इसका मतलब है कि ये क्रियाकलाप जो भी हमारे शरीर में हो रहे हैं उनको रोकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टी सप्रेसर सेल। सप्रेस मतलब संदमित करना, रोकना काम को। तो ये है एक फ्लो चार्ट जिसमें सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं के संरचनात्मक को बताया गया है। प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में जो भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ। हमारे शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में सारे पदार्थ प्लाज्मा में घुले होते हैं, प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनके अलावा इसमें जल होता है और तमाम तरह के रासायनिक पदार्थ। इन सब के अलावा अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार के कोई आयन है तो विभिन्न प्रकार के जो आयन होते हैं वो आयन इसमें घुले होते हैं। जैसे ग्लूकोज की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जितने भी प्रकार की मात्रा होती है वो सभी इसी प्लाज्मा में घुले होते हैं। यानी प्लाज्मा में कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, जल और आयन पाए जाते हैं, इनसे मिले होते हैं। आप कल्पना करो कि एक गिलास शरबत बना रहे हैं तो उसमें पानी अधिक है, चीनी या जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा कम है, तो चीनी के रूप में आप रक्त कोशिकाओं को मान लो और प्लाज्मा के रूप में आप उस शरबत में पानी को मान लो। तो ये प्लाज्मा इसलिए अधिक मात्रा में, प्लाज्मा में ही हमारा रक्त कोशिकाएं घुला रहता है और पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। अब बच्चों एक एक करके देखो, ये RBC लाल रक्त कणिकाएं, ये WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, ये सभी भ्रूणीय अवस्था में लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा, स्प्लीन यानी प्लीहा के द्वारा, और किडनी यानी वृक्क के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन बच्चे का जन्म जैसे हो जाता है इसके बाद इन सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो भी हैं इनका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होगा। आपको मैं इसके पहले अस्थि मज्जा की बात कर रहा था। तो बच्चों ये मान लो अस्थि है, तो इसी अस्थि के जो बीच के भाग है अस्थि मज्जा, इसमें लाल अस्थि मज्जा और बीच में पीला अस्थि मज्जा है, आपको पता है। तो ये जो लाल अस्थि मज्जा है इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मैरो, और बीच में येलो बोन मैरो, और फिर इधर रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा, और इधर भी लाल अस्थि मज्जा। और मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ से हैवर्शियन कैनाल जो होते हैं नलिकाओं के रूप में निकलते हैं, और इधर वोल्कामेन कैनाल होते हैं जो इनके संरचना जो यहाँ बन रहे हैं उनको लेकर रक्त के रूप में शरीर के हमारे दूसरे भागों में चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो हिस्सा है RBM का, या ये हिस्सा है जो भी है RBM का, इस हिस्से में RBC, इसी हिस्से में WBC, और इसी हिस्से में जो आपने प्लेटलेट्स पढ़ा, प्लेटलेट्स का मतलब बिंबाणु, इन सब का निर्माण इसी हिस्से में होगा।
तो इनका जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होने के बाद ये यहाँ से हमारे शरीर में आ जाएंगे। हमारे शरीर में अनवरत रूप से इस प्रकार के रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और ये रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में आते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर YBM येलो बोन मैरो पीली अस्थि मज्जा भी हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कर सकता है और इसको मैं आपको पिछले क्लास में लिखा चुका था। हैबर्शियन नलिका है और हैबर्शियन नलिका के द्वारा ये सभी रक्त के जो रूप बन रहे हैं इसके अंदर वो बाहर आ रहे हैं। तो आपने ये समझा कि हमारे शरीर में ये जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, इनका निर्माण होता है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, सही रूप में स्वस्थ रहने के लिए प्लेटलेट्स, WBC और RBC तीनों की संपूर्ण रूप से आवश्यकता होता है। RBC जो होता है इसमें एक पदार्थ होता है इसके अंदर में और उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन और RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है वह HB के रूप में दर्शाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ये जो लाल रक्त कणिका है इसका रंग लाल होता है। अगर हम बात करें कि सर हमारे पास सिंगल RBC है, एक RBC, सिंगल RBC यानी हमारे पास एक RBC है, तो सर एक RBC का रंग कैसा होगा? तो एक RBC का रंग जो होता है वो होता है पीला। ये बात ध्यान रखिएगा, एक RBC अगर है तो उसका रंग पीला है, यानी हमारे शरीर में अगर हम सिंगल RBC की बात करते हैं तो पीला है। लेकिन जब यही ग्रुप ऑफ RBC बनाते हैं, ग्रुप ऑफ RBC का समूह का निर्माण करते हैं, तो जब RBC का समूह बन जाते हैं तो ये लाल रंग के दिखते हैं, ये लाल रंग के होते हैं। सर ये लाल रंग कैसे बने? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपके RBC में हीमोग्लोबिन है तो वो होगा यहाँ पर इस प्रकार से लाल रंग का। RBC जो है ये RBC हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। इसका काम ही है कि हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों को, विभिन्न अंगों को, अंग तंत्रों को ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन के परिवहन जो करता है वो हीमोग्लोबिन करेगा और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? RBC के अंदर है। तो इस प्रकार से RBC का मुख्य कार्य है कि हीमोग्लोबिन की सहायता से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। और ऑक्सीजन का परिवहन इसका मुख्य कार्य है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में भी ये करता है, जिनको आप रेस्पिरेशन के टॉपिक में देखोगे। अब RBC जो होता है ये हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है, इसकी क्या क्या संरचनाएं हैं, इनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बच्चों अब इस RBC के बारे में देखिए। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिका है, ये लाल रक्त कणिका जो हमारे शरीर में होगा ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेगा। RBC को अगर हम देखें तो इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू अर्थात झूठा संयोजी ऊतक कहते हैं। सर इसे झूठा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो RBC होता है इस RBC में पहला तो कोशिका विभाजन नहीं है, पहला नंबर कोशिका विभाजन अनुपस्थित, यानी हमारे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर कोशिका विभाजन नहीं है तो वो जो है अपने संख्यात्मक रूप को बढ़ा नहीं सकते। जब भी RBC बनेगा, आप जो खाना खाओगे वो जब रक्त नलिकाओं की सहायता से इस अस्थि मज्जा में जाएगा, फिर वहाँ पर ब्लड बनेगा। तो ये आपके शरीर में बनता है और बनने के बाद ये जिंदा रहता है कुछ विशेष दिनों तक। जैसे RBC की बात करें तो मनुष्य का जो RBC है, मनुष्य का RBC वो 120 दिनों तक जिंदा रहता है, 120 दिनों तक जिंदा रहता है, जिंदा रहता है। यानी हमारा जो RBC है वो 120 दिनों तक जिंदा रहेगा और उसके बाद फिर ये नष्ट हो जाएगा, प्लीहा में चला जाएगा। इस प्रकार से इसके जीवन काल होते हैं। बनने के बाद जब ये हमारे ब्लड में आएगा, हमारे रक्त में आएगा, तो 120 दिनों तक जिंदा रहेगा। दूसरी बात कि सर RBC जो होता है इसमें
कुछ कोशिकीय संरचनाएं इसमें नहीं होते, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूतकणिका भी बोलते हैं, सूतकणिका, ये इसके पास नहीं है। दूसरा गोल्गी या गोल्गी बॉडी कहते हैं, ये इसके पास नहीं है। तीसरा अंतःप्रदपी जालिका इसके पास नहीं है। ऐसे कई संरचनाएं इसके पास नहीं है। जब ऐसी संरचनाएं नहीं है तो फिर ये अपने को विभाजन रूप में या सक्रियता रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो इन कारणों से इनको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू यानी झूठा संयोजक कहते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नहीं है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी जगह पे वायवीय श्वसन होते हैं। अब इसके पास वायवीय श्वसन कैसे होगा जब इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, सॉरी इसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अवायवीय श्वसन करेगा। हमारा आरबीसी अवायवीय श्वसन करता है, यानी इसको खुद कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। बिना ऑक्सीजन का जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात, ये हीमोग्लोबिन के इसके अंदर है, उसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है और ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, लेकिन ये खुद ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहा है। कितनी अच्छी बात है, और शरीर को हर जगह पे ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। तो हम तो सभी प्राणी वायवीय होते हैं, लेकिन हमारा आरबीसी और कुछ मांसपेशियां हमारे अवायवीय रूप में होते हैं। तो ये अवायवीय श्वसन करता है क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो आरबीसी है उसका आकार 7.5 माइक्रोन के आसपास होता है। इसका आकार 7.5 माइक्रोन के आसपास हमारे आरबीसी का आकार होता है। अगर हम बात करें कि सर आरबीसी में इसके अंदर क्या होता है, तो मैंने एचबी का मतलब बताया था, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हैम और ये ग्लोबिन से बना होता है, हैम और ग्लोबिन के द्वारा बना होता है। इन दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, जैसे हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है कि प्रोटीन है। तो ग्लोबिन वास्तव में क्या है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। अगर हम देखें तो जो हैम होता है इसमें फेरस आयन होता है Fe++, और ये जो होता है बच्चों इस प्रकार के रिंग के रूप में ये जुड़े होते हैं ऐसे। और इनके आपस में इस प्रकार का बॉन्डिंग होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये हैम का संरचना है, सिर्फ हैम, और इसके साथ होता है ग्लोबिन। और हैम और ग्लोबिन ये दोनों मिल जाता है तो बन जाता है हीमोग्लोबिन। इसके जो हैम होता है इसमें फेरस आयन है, यानी आयरन, यानी लोहा। और ये जो आयरन होता है, लोहा होता है, ये आयनिक रूप में होता है और इसको फेरस आयन कहते हैं। यानी इसके पास जो Fe++ है वो क्या है, तो ये फेरस आयन के रूप में है, फेरस आयन के रूप में है। और फेरस आयन जो होता है ये हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। इसलिए आपने सुना होगा कभी कोई कहता है कि इसके शरीर में आयरन की कमी हो गया है, और इस आयरन की पूरा करने के लिए फॉलिक एसिड और दूसरे प्रकार के पदार्थ देते ही, या सामान्य रूप से पालक साग वगैरह में बहुत सारा आयरन होता है, उसे आप खाते हो तो आपके बॉडी में इस फेरस आयन का निर्माण हो जाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाता है। सर एक इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका मतलब नर होता है और इसका मतलब मादा होता है, ठीक है। तो एक नर में कितना होता है सर मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो नर में होता है 13 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड, यानी हमारे शरीर के 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन हो सकता है। जबकि ये जो मादाएं होती हैं फीमेल, इनमें थोड़ा कम होता है, इनमें होता है ये 10 to 13 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड, यानी हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड में 10 से 13 ग्राम। इन लड़कियों में थोड़ा सा कम होता है। अब देखना कभी कभी कोई कहता है हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो हम कहते हैं अरे ये तो बहुत क्रिटिकल बीमारी हो गई, हीमोग्लोबिन को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाओ। तो जैसे चुकंदर है, गुड़ है, या जिसमें आयरन वाले भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे पालक साग है,
इस प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर में फेरस आयन की मात्रा बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो कम हो गया था वो ज़्यादा हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होना ऑक्सीजन के परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है और इस तरह के रोगों को जल्दी जल्दी ठीक करना जरूरी है, नहीं तो इंसानों में बहुत सारी बीमारियाँ, कमजोरी और अंत में हीमोग्लोबिन अगर बहुत कम हो जाए, जो लिमिटेड सीमा है, जैसे कि लड़कों में 13 से 15 है, घटते घटते 7 हो गया तो ठीक है, लेकिन 7 से भी कम हो गया तो उसकी मौत भी हो सकता है, इसलिए उसको बढ़ाना जरूरी है। लड़कियों में 5, 7 या 6 तक हो गया तो ये क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मौत हो सकता है, तो इसे बढ़ाना पड़ता है। तो हमें अपने भोजन में प्रत्येक रोज थोड़ा सा गुड़, जैसे जोधपुर के लोग खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी आदत हमें बनाना चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण हो। पालक साग या किसी भी प्रकार के साग जो आपको मिल जाता है, खाने लायक होता है, उसे आप खा सकते हैं पकाकर। फिर हमारे भोजन में जैसे कभी कभी सलाद के रूप में आपने चकुंदर खा लिया, जो लाल वाला आता है, बीट बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम खाने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आप जानकर आश्चर्य हो जाओगे कि एक जो आरबीसी है, एक आरबीसी सिंगल, मैं एक आरबीसी की बात कर रहा हूँ, एक आरबीसी में 26.6 करोड़, कितने बता रहा हूँ, 26.6 करोड़ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। यानी सोचो, हमारे एक आरबीसी में 26.6 करोड़ हीमोग्लोबिन है तो कितना अच्छा काम करेगा। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में हमारे अंगों के रूप में जो भी संरचनात्मक क्रिया होती है उनको बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के मात्रात्मक रूप में आयनिक बैलेंस करना, हमारे शरीर के संतुलन बनाना, स्वस्थ रूप बनाना, ये इनका काम है। ठीक है बच्चों, आरबीसी के बारे में। अब देखो, आरबीसी यानी आपके आरबीसी के पॉइंट क्लियर हो गया। आरबीसी को एक और नाम से पुकारते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, याद रखना ये। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में, श्वेत रक्त कणिका। इसका काम है सुरक्षा, तो इसका कार्य है हमारे शरीर की सुरक्षा। ये सैनिक के रूप में है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है वे बाहरी जीवाणु, विषाणु जो भी होते हैं उनसे। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट, इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट के रूप में, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ये हमारे शरीर में बहुत अधिक संख्यात्मक रूप में पाए जाते हैं। अगर हम इस प्रकार से बात करें कि सर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है, तो मान लो मैं एक अनुपात आपको दिखा रहा हूँ, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 500 आरबीसी, मान लो 500 आरबीसी के कणिकाएं हैं तो उसके अनुपात में 1 डब्ल्यूबीसी होगा, तो आरबीसी अधिक होता है और डब्ल्यूबीसी की संख्या उसके अनुपात में बहुत कम होता है, लेकिन ये भी बहुत कार्यात्मक रूप में होते हैं और एक होते हुए भी सुरक्षात्मक रूप में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसे हमारे शरीर का प्रहरी, पहरेदार, सुरक्षात्मक कड़ी, ऐसा कुछ नामों से पुकारते हैं। जब इसकी सामान्य बात करते हैं कि सर TLC एक काउंट है, यानी टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट, ये ल्यूकोसाइट होता है, तो TLC का मतलब है कुल ल्यूकोसाइट गणना। अगर हम एक कुल ल्यूकोसाइट की गणना करें एक स्वस्थ मनुष्य में, तो एक स्वस्थ मनुष्य में कुल ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है वो 8000 से लेकर के 11000 पर mm³, ये मात्रात्मक रूप होता है, इतना होना चाहिए। कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है CBC करा लो। CBC क्या है? काउंट ऑफ ब्लड सेल, यानी हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या कितनी है ये गिना जाता है, इसको CBC कहते हैं, काउंट ऑफ ब्लड सेल। आप लोग भी कभी कभी कोई डॉक्टर दिखाने गए होंगे तो कहा होगा बेटा CBC करा के आओ, पिंच करके थोड़ा ब्लड निकालते हैं और फिर CBC रिपोर्ट बना के देते हैं। आप उसे देख के पता लगा सकते हो कि हमारा जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो होना चाहिए 8000 से 11000 mm³ के बीच में। अगर इतना है तो आप स्वस्थ हो, इससे कम है तो कोई रोग है, या इससे ज़्यादा है तो भी कोई रोग है। ऐसा होता है जैसे कोई हमारे को संक्रमण हो गया, मान लो किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, इस दौरान हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाता है
और ये बढ़ना बताता है कि हमारे शरीर में संक्रमण हुआ है, इस कारण से वहाँ इसकी संख्या बढ़ गया। जैसे सैनिक बॉर्डर में रहते हैं, लेकिन बॉर्डर के एरिया में युद्ध लग गया तो सैनिकों की संख्या बढ़ाया जाता है और वहाँ पर बहुत सैनिक हो जाते हैं युद्ध को संभालने के लिए। युद्ध को अपने हमारा देश तो कभी किसी से युद्ध करना चाहता नहीं है, फिर भी अगर कोई थोपे युद्ध करना होता है। वैसे ही हमारा शरीर खुद ब खुद किसी प्रकार के क्रियात्मक रूप में सक्रियता को नॉर्मल रूप में दर्शाते हैं, अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसे नष्ट करेगा। तो इस प्रकार से हमारा सामान्य संख्या इतना होता है, लेकिन जब जरूरत होती है तो इससे ज़्यादा भी वो बढ़ा सकता है। यानी ये हमारे देश का सैनिक के रूप में जैसे काम होता है सैनिक का, वैसे हमारे शरीर में ये हमारा शरीर का सैनिक है। अब बच्चों कनिका में मैंने बता चुका था, इसमें कनिकाएं जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें कनिकाएं क्या होगा, उपस्थित होगा, यानी कनिकाएं इसमें पाए जाते हैं। और इसमें कनिकाएं क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है। इसमें कनिकाएं अनुपस्थित, इसमें नहीं होते हैं। तो कनिकाएं इसमें नहीं होते हैं और इसमें कनिकाएं पाए जाते हैं। अब देखो कनिका में 3 प्रकार का है। इओसिन, हम लोग जैसे रक्त निकाले बहुत सारे श्वेत कनिकाएं सफ़ेद रंग का, अब हमें पता करना होगा उसमें कौन इओसिनोफिल है। तो एक हमारे इसमें इओसिन वर्णक होता है। इओसिन एक प्रकार का वर्णक है। वो क्या करते हैं बच्चों, जैसे थोड़ा ब्लड निकाला, एक कांच का स्लाइड में ब्लड को फैला दिया, इओसिन डाल दिए, थोड़ी देर बाद उसमें जो इओसिनोफिल वाला WBC होगा वो लाल रंग से रंगित हो जाएगा। इसका रंग लाल होता है तो पता लग जाएगा सर ये इओसिनोफिल है। अगर इसकी संरचना हम बनाएं ऐसे, तो इसमें ये ऐसा होगा संरचना, और इसमें केंद्रक जो होगा इसमें 2 ऐसे पिंडनुमा होगा। केंद्रक की संख्या 1, लेकिन बीच में दब गया है तो ये केंद्रक जो होगा 2 पिंड का दिखता है। 2 पिंड का केंद्रक हमें दिखाई देता है। अब ये जो आपने RBC पढ़ा था, एक बात याद रखना, RBC इंसानों के जो RBC होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता। तो हमारे RBC में मनुष्य की हम अगर बात करें तो मनुष्य के RBC में केंद्रक अनुपस्थित, हमारे RBC में केंद्रक नहीं है। मैं इन सब के बारे में आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का एक टॉपिक आएगा तो विस्तृत रूप से और भी बताऊंगा इनके क्रियाकलापों को। अब देखो इओसिनोफिल जो होता है, इओसिन वर्णक 2 पिंड का होगा केंद्रक, और इसका जो आकार होता है, इसके आकार की बात करें तो इसका आकार 10 से 14 माइक्रोन का होता है। इसको माइक्रोन बोलते हैं। 10 से 14 माइक्रोन का होता है और इसका जीवन काल, इसका लाइफ जो होता है ये लगभग 12 घंटे का होता है। 12 से 14 घंटे का हो सकता है, तो 12 घंटे अभी बना, शाम तक नष्ट हो जाएगा, फिर शाम को दूसरा नया RBC के रूप में इओसिनोफिल बन जाएगा और ये काम करेगा। इसके कारण हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न होता है। एलर्जी यानी जो खुजली होता है, लाल लाल चकते होते हैं, दाने होते हैं, ऐसी क्रिया उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कब, जब कोई हानिकारक पदार्थ होगा तब, उसके विरोध में, नहीं तो एलर्जी उत्पन्न नहीं होगा। बैसोफिल की बात करते हैं। सर बैसोफिल जो होता है उसको बेसिक रंग से रंगा जाता है और इस कारण से इसका रंग हल्का नीला सा होता है। और इसमें 1, 2, 3 इसके जो केंद्रक होते हैं, इसमें 3 पिंड होते हैं। तो केंद्रक में 3 पिंड या लोब पाए जाते हैं, 3 पिंड केंद्रक में। और इसके बाहर में कनिकामय है, इधर भी कनिकामय है। कनिकाएं नाम तो मैंने पहले लिख दिया, कनिका होगा इसके अंदर। इसका जो जीवन काल है या इसका जो आकार है, पहले आकार बात करते हैं। इसका आकार 8 से 10 माइक्रोन का होता है और इसका जीवन काल जो होता है ये 10 घंटे का होता है, 10 घंटे का मात्र। और ये जो होता है हमारे शरीर में हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन इनका परिवहन करता है। तो इसके द्वारा क्या स्रावित होता है, इसके द्वारा हिस्टामिन, इसके द्वारा हिपेरिन, ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं और ये स्रावित होने के बाद इसका परिवहन करता है। तो ये इसका काम है। और न्यूट्रोफिल जो होता है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी 3 होगा या 5 होगा, सबसे ज़्यादा पिंड होगा। 3 से 5 पिंड इसमें पाए जाएंगे और इसके कनिकाएं हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो संख्या होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है। सभी WBC का 60 से 65% जो WBC है वो WBC जो होता है केवल न्यूट्रोफिल का, यानी सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास
न्यूट्रोफिल में कोई है तो वो है ये न्यूट्रोफिल, जो 60 से 65% के रूप में होता है और ये न्यूट्रोफिल के रूप में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। इसका आकार 10 से 12 माइक्रोन का, इसका जीवन काल लगभग 12 घंटे का होता है। बच्चों, इस प्रकार से न्यूट्रोफिल जो होते हैं 10 से 12 माइक्रोन, 12 घंटे का जीवन काल और सबसे ज़्यादा संख्यात्मक रूप में पाए जाते हैं। अब आ जाओ मोनोसाइट में। मोनोसाइट जो होता है बच्चों वो इस प्रकार से, इसके पास ऐसा संरचना होता है सेम के बीज की तरह, इसके केंद्रक या घोड़े के नाल की तरह कह सकते हो, ये बड़े आकार का होता है और इसका आकार जो होता है ये 20 से लगभग 24 माइक्रोन तक जा सकता है और इसका जीवन काल 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे का जीवन काल। बच्चों, इसको बड़ा पुलिस कहते हैं और इसको छोटा पुलिस कहते हैं, ऐसे नाम है बायोलॉजी में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो पुलिस और इसको माइक्रो पुलिस। ये क्या करता है, मैंने आपको एक दिन बताया था फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, कठोर पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करना फैगोसाइटोसिस और तरल पदार्थ को लेना पिनोसाइटोसिस। तो ऐसी क्रियाओं को करके ये हमारे शरीर में आने वाले जितने भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ये लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है, 6 से लेकर के ये 12 माइक्रोन तक जा सकता है, लेकिन सबसे जो कम माइक्रोन है छोटा। देखो, इसका माइक्रोन है 10, इसका माइक्रोन है 8, इसका माइक्रोन है आपके 20, जबकि इसका माइक्रोन सिर्फ 6। तो ये 6 माइक्रोन होने के कारण लिम्फोसाइट जो होते हैं सबसे छोटा WBC यानी WBC के रूप में सबसे छोटा। इसका जो जीवन काल है ये 1 सप्ताह तक हो सकता है। इसका जीवन काल 1 सप्ताह का हो सकता है और ये हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनने के बाद घूमते रहते हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट, ये दोनों हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण, बी का और टी का दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन टी लिम्फोसाइट इस अस्थि मज्जा से निकल करके थाइमस ग्रंथि में आ जाता है, थाइमस ग्रंथि में आ जाता है। थाइमस ग्रंथि हमारे पास यहाँ पर है, हट के ऊपर यहाँ पर आ जाता है। अब थाइमस ग्रंथि में आने के बाद यहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसा कह सकते हो, शिक्षा प्राप्त करता है। अब शिक्षा क्या, पढ़ना लिखना तो इसको है नहीं, इसका शिक्षा है कि किसी तरीके से जो बाहर से आने वाले दुश्मन होते हैं उनको मारना, उनको नष्ट करना, और उनको नष्ट करने के लिए शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए इसे ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। ट्रेनिंग सेंटर, किसका ट्रेनिंग सेंटर? तो टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर। तो आपको बी और टी दोनों का निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, बी का निर्माण अस्थि मज्जा में, और ये जो टी है इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में। लेकिन टी लिम्फोसाइट कहाँ चला जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए? थाइमस ग्रंथि में। तो इसमें कह सकते हो कि शिक्षा प्राप्त, ये इंग्लिश लिख देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, आपको तो हिंदी उधर लिख चुके हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर टी लिम्फोसाइट का कहाँ पर है? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि में ट्रेनिंग लेने के बाद यह टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल यानी टी मारक कोशिका, टी सहायक कोशिका और टी संदमक कोशिका में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी हमारे शरीर में वापस आते हैं और अपने क्रियाकलापों द्वारा जो बाहर से आने वाले दुश्मन है उसे नष्ट करते हैं। अब इसकी क्रियाकलापों को देखो एक छोटे से डायग्रामेटिक रूप में। बच्चों, जैसे मान लो कि ये हमारा शरीर है, ठीक है, और हमारे शरीर में बाहर से कोई दुश्मन यानी रोगाणु आ रहा है। दुश्मन यानी रोगाणु, रोगाणु को बच्चों यहाँ पर एंटीजन कहते हैं, प्रतिजन। एंटीजन का मतलब प्रतिजन। ये प्रतिजन हमारे पास आए, इसको एंटीजन। आजकल तो आप लोग खूब नाम सुन रहे हो एंटीजन के बारे में, जैसे कोरोना वायरस है एंटीजन के रूप में। अब आपने सुना होगा आजकल कि एंटीबॉडी तो बनता ही है प्रतिपिंड के रूप में, लेकिन आजकल टी के भी बड़ी चर्चा है, टी सेल के बारे में। ये एक बार बन जाए तो मेमोरी सेल के रूप में हमारे प्लाज्मा में पड़ा रहता है और बाद में आने वाले दुश्मनों को नष्ट करता है। हमारे हर सेल के पास टी एच सेल, टी के सेल और टी एस सेल है।
यानी टी सहायक कोशिका, टी मारक कोशिका और टी संगमक कोशिका। बिल्कुल सिंपल। अब देखो ये रोगाणु है, इसको मैं यहाँ पीले रंग से दिखा रहा हूँ, ये रोगाणु आ गया। जब रोगाणु आ जाएगा तो टी हेल्पर सेल इसको पहचानेगा, बोलेगा ओ बाहर से आए हो, रुको तुम्हें देखते हैं। फिर ये इसको पहचान लेने के बाद ये टीके को खबर देगा कि टीके भाई बाहर से दुश्मन आ गया है। तो टीके भाई जाएगा और इसको यहाँ पर नष्ट कर देगा। टीके यहाँ पर पहुँच जाएगा और इस रोगाणु को नष्ट कर देगा। नष्ट करने के बाद टीके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, सक्रियता बहुत बढ़ जाता है टीके का, और ये और भी सेल को मार सकता है। तो टीएस कहता है वही शांत हो जा, जो बाहर से आया था दुश्मन वो तो मर गया। अर्थात जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करते हैं तो उस रोगाणु को पहचानने का काम करते हैं टी हेल्पर सेल। फिर टी हेल्पर सेल संदेश देते हैं टीके को कि चलो बाहर से दुश्मन आया उसे मारो। तो टीके सेल जाता है, उसे मारता है, और टीके जब मारता है तो बहुत सारे टीके सेल और भी बन जाते हैं हमारे अस्थि मज्जा में इसी के रूप में, और टीएस सेल इसको संदमित कर देते हैं कि भाई तुम्हारा काम हो गया है, अब शांत हो जाओ। इस प्रकार के क्रियाकलापों से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। इसलिए हमारे शरीर का प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इस प्रतिरक्षा तंत्र को ये मजबूत करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को ये बहुत आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोगाणु का संक्रमण नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि ये जो 3 प्रकार के सेल है लिम्फोसाइट के रूप में, टीके, टीएच और टीएस, इसमें टीएच सेल बाहर से आने वाले दुश्मन को पहचान कर टीके को कहता है कि आप एक्टिवेट हो जाएं। टीके उस दुश्मन को मार देता है और उसे नष्ट करने के बाद टी सप्रेसर सेल उसे शांत कर देता है, और हमारा शरीर में कोई भी बाहर से दुश्मन आए, पैथोजन आए, किसी भी तरह के वायरस आए, बैक्टीरिया आए, ये सब सक्रिय होने लगते हैं। हमारे शरीर में इस प्रकार से बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। प्लाज्मा के अंदर में बहुत सारे प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी कहते हैं, आप लोग हिंदी में प्रतिपिंड कहते हो और इंग्लिश में से एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण होता है और इसको शॉर्टकट में एबी कहते हैं। एंटीबॉडी बहुत सारे बनते हैं उसी प्रकार के रोगाणु के विरोध में, और हमारा शरीर एंटीबॉडी के सहायता से और इधर से टी सेल की सहायता से बहुत अधिक अच्छी तरह से उसे नष्ट कर सकता है। आजकल आप सुन रहे हो वैक्सीन बहुत सारे देश बना रहे हैं कोरोना के विरोध में, और तमाम तरह के वैक्सीन और भी बनते हैं। तो उसमें जो वैक्सीन होते हैं उसको लगाने में उसी प्रकार के रोगाणु का कॉपी शरीर में प्रवेश कराते हैं। फिर हमारा शरीर उसके विरोध में एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी के साथ अगर टी हेल्पर सेल भी सक्रिय हो गया और टीके को बनाना शुरू कर दिया तो लंबे समय तक हमारे शरीर में सुरक्षात्मक प्रहरी का जाल बन जाता है, और जब भी कोई दुश्मन आएगा उसे फट से नष्ट कर देगा। इस प्रकार के क्रियाकलाप हमारे शरीर में होता रहता है। और यह मत समझना कि टीके को संक्रमित कर दिया तो ये आगे और कार्य नहीं करेगा। संक्रमित हो गया उस समय निष्क्रिय, लेकिन वैसा रोगाणु अगर दोबारा आता है तो और अधिक तत्परता से काम करेगा, और ये एंटीबॉडी भी बहुत अधिक संख्या में बनेगा और रोगाणुओं को नष्ट कर देगा। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा WBC का ये जो 5 रूप है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये किस प्रकार से सुरक्षात्मक प्रहरी के रूप में हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और तभी मैं कह रहा था कि जब ऐसे रोगाणु आएंगे इसकी संख्या बढ़ेगा, तो संख्या बढ़ना रोगाणुओं का संदेश देता है, और निश्चित मात्रा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया प्लेटलेट्स, विमाणु। ये जो विमाणु होते हैं इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और इसकी संख्या जो होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए 1.5 से 4.5 लाख पर mm3, यानी हमारे पास 4.5 लाख पर mm3 के रूप में होना चाहिए। 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स, विमाणु। ये बड़े छोटे छोटे संख्यात्मक रूप में होते हैं, ये रक्त के साथ घूमते रहते हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। तो रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का, इस रक्त के थक्का के निर्माण में ये मदद करते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर के बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है उसे नियंत्रित करते हैं, रक्त का दाब उसे नियंत्रित करते हैं, और इसके कारण हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो सही रूप में होता है। आपने सुना होगा डेंगू या तमाम तरह के रोगों में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। अब इसकी संख्या कम होकर 40,000 हो गया, और 40,000 से नीचे चला गया। होना चाहिए 1.5 लाख का है, यहाँ पर 40,000, और अधिक से अधिक होना चाहिए 4.5 लाख, लेकिन है मात्र 40,000। तो 40,000 तक पहुँच गया। तो ये अगर हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें काउंट करें तो, और प्लेटलेट की संख्या 40,000 के आसपास पहुँच जाए, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, विमाणु कहते हैं इसकी संख्या, तो इसे रोगी कहते हैं। ये जो होता है संक्रमित कोई रोग की संभावना बताता है। इसमें इसकी संख्या घटने लगता है, बढ़ने नहीं बल्कि घटने।
और क्योंकि इसकी संख्या निश्चित होती है, अब ये बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, ये इसकी एक कमी है। और घटने के बाद इसके अगर ये इससे भी नीचे चला गया तो इंसान की मृत्यु तक हो सकता है। सोचो, जीवन को बनाए रखने के लिए जीवनदायी क्रिया यही तो है, और अगर ये जीवनदायी क्रिया है तो इसे बनाए रखना चाहिए। और हम सही मात्रा में फल फ्रूट्स खाते हैं, और जैसे एक आता है कीवी, वो खाते हैं, इस तरह के पदार्थ खाते हैं जिसको आप लोग सुने होंगे, ऑस्ट्रेलियन कीवी कहते हैं, चीकू, वो जो होता है प्लेटलेट की संख्या को बढ़ा देता है, और चीकू वगैरह खाने पे प्लेटलेट की संख्या जितना होना चाहिए उतना रहता है, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जो क्रियात्मक रूप होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, वो सामान्य रूप से होते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपने ब्लड के टॉपिक को देख लिया, जिसमें आपने रक्त और रक्त से संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू भी पूरा हो गया, 3 टिश्यू पूरा हो गया। अब चौथा एक छोटा सा पार्ट है जिससे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। बच्चों, जो चौथी उत्तक है जो फाइनल के रूप में, वो पेशी उत्तक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कंकाल पेशी उत्तक, दूसरा चिकनी पेशी उत्तक, और तीसरा हृदय पेशी उत्तक या हृदय पेशी कहते हैं। इस 3 प्रकारों में बांटा गया है। इसी को चित्र के रूप में मैंने दिखाया है। अब देखो, जो कंकाल पेशी होता है, इसका परिभाषा बहुत सिंपल है। कंकाल यानी आपकी अस्थि, कंकाल के ऊपर पाए जाने वाले पेशी को कंकाली पेशी कहते हैं। कंकाली पेशी कहते हैं, यानी कंकाल के ऊपर पाए जाने वाली पेशी, जैसे आपके हाथ पैर शरीर हर जगह कंकाल है और उसी के ऊपर पेशी पाए जा रहे हैं, इन्हीं को कंकाली पेशी कहते हैं। आप अपनी इच्छा से इसे मोड़ सकते हो, इधर घुमा सकते हो। यानी ये जो पेशी होता है ये ऐच्छिक पेशी है। यह ऐच्छिक यानी आपके इच्छा से काम करेगा। ये ऐच्छिक पेशी है, ये पेशी ऐच्छिक रूप से काम करेगा। और इसमें रेखाएं पाए जाते हैं, इसमें रेखाएं इस प्रकार के उपस्थित होता है, और रेखाएं जो होती है ये इसमें उपस्थित है। इसमें जो पेशी का इकाई है, इस पेशी के इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर कहते हैं। पेशी का जो ये इकाई है कंकाली पेशी का, उसे सार्कोमियर कहते हैं। सर सार्कोमियर क्या है? ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हो बच्चों, इसको इस प्रकार से 2 जेड लाइन से दर्शाया गया है। इधर एक जेड लाइन है, इधर एक जेड लाइन है, ठीक है। और इसके बीच में इस प्रकार के एक्टिन पेशी, और इसके मध्य में एक मोटी पेशी होती है मायोसिन की। तो इधर जो पेशी होता है उसे एक्टिन पेशी कहते हैं, एक्टिन। और बीच में जो मोटी पेशी है इसे मायोसिन पेशी कहते हैं, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, इसमें बहुत सारे आई बैंड जेड बैंड बहुत सारे होते हैं, बट अभी आप सिंपल देखिए, पेशी की संरचना में आएंगे तो वो बताएंगे। ये जो दूरी है 2 जेड लाइन के मध्य में, और ये जो आपके एक्टिन और मायोसिन पेशी तंतु इसमें पाए जाते हैं, ये तंतु है, एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु, और इन तंतुओं के द्वारा घिरे हुए पूरे संरचना, इसी को बोलते हैं सार्कोमेयर। ये जो सार्कोमेयर में लिखा है ये सार्कोमेयर, और ये पेशी का इकाई है। और ये जो होता है जेड लाइन बोलते हैं इसको, जेड रेखा या जेड लाइन। और ये जो लाइन मतलब रेखा होता है, और ये रेखा जो है यही रेखाएं आप यहाँ पर देख रहे हो। तो जो मैंने रेखाएं लिखा है ये यही वास्तविक रेखाएं हैं जिनको यहाँ डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। इन्हीं को बड़ा करके मैंने एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। इसमें बहुत सारी संरचनाएं हैं जो आप पेशी के संरचना, जो अलग से एक टॉपिक है, उत्तक नहीं है वो, उसमें पेशी के संरचनात्मक रूपों के बारे में पढ़ोगे उत्तकों के अलावा, तो उनमें आपको ये सारे संरचनाएं मिलेंगे। बट अभी आपको ये जानना है कि ये पेशी का इकाई, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये सार्कोमेयर कहलाती है, और ये पेशी का इकाई है। तो ऐच्छिक पेशी है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये कंकाल के ऊपर पाए जाने वाली पेशी है। तो ये हो गया कंकाल पेशी, क्लियर। अब देखो चिकनी पेशी, इसमें जो होगा ये शरीर के आंतरिक हिस्से में होंगे, आंतरिक हिस्सों में।
पाए जाते हैं, आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। बच्चों जैसे आपका शरीर का आंतरिक हिस्सा है, उसमें आमाशय, आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी संरचनाएं हैं ये सभी चिकनी पेशियों से बना होता है। इनका जो किनारा होता है, ऊपरी किनारा और निचली किनारा नुकीला होता है। इस पेशी का ऊपरी और निचला जो किनारा होता है, निचला किनारा ये नुकीला होता है। ये थोड़ा नुकीला जैसा दिख रहा है, जिसको वास्तविक नुकीला नहीं पॉइंटेड रूप में कहते हैं, तो नुकीला या पॉइंटेड रूप में होता है, पतला पतला दोनों किनारा। दूसरा चीज़ देख रहे हो, इसमें रेखाएं नहीं है, यानी इसमें रेखाएं एब्सेंट, रेखाएं इसमें अनुपस्थित होगा। इस तरह के पेशी में रेखाएं नहीं पाए जाते, रेखाएं इसमें अनुपस्थित है। केंद्रक वगैरह सब कुछ है बट रेखाएं इसमें नहीं है। देखो इसमें रेखाओं को मैंने नहीं दिखाया है। और ये जो पेशी होता है ये आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे आप चाहोगे कि आपके आमाशय सिकुड़े फैले, भोजन का पाचन करे, आप भोजन का पाचन के बाद अवशोषण हो जाए, क्या आप सोच कर करते हो कि अपने आप होता है? अपने आप होता है, अर्थात ये अनैच्छिक होता है, ये आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। तो ये अनैच्छिक पेशी है, आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा, अनैच्छिक पेशी, तो इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, अब आओ हृदय पेशी। ये होता है हृदय में, ये केवल पाया जाएगा हृदय में, इसका स्थान हृदय में होता है, इसलिए हृदय पेशी कहते हैं। ये बहुत ही संरचनात्मक रूप में जटिल और बहुत संयोजित रूप में जुड़े होते हैं। ये उत्तक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और इनमें संलग्न कोशिकाओं के बीच संधि स्थल होता है। जैसे ये इससे जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर संलग्न स्थान पर एक कोशिकाओं के जाल है। ये जो संलग्न कोशिकीय संरचनाएं हैं ये सिर्फ हृदय पेशी में होता है और कहीं नहीं। रेखाएं इसमें भी पाए जाते हैं और ये आपके इच्छा से काम नहीं करेगा, ये भी अनैच्छिक होता है। तो ये होगा, यह हृदय की पेशी का निर्माण करता है, हृदय की पेशी का निर्माण करता है। जो हृदय होता है उसकी पेशी का निर्माण करेगा। जैसे इसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम हृदय की पेशी होता है और मायोकार्डियम होने के कारण हमारा हृदय मायोजेनिक या पेशीय हृदय है और ये पेशीय हृदय इसी के कारण बनता है। दूसरी बात, यह अनैच्छिक होगा, ये आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा, तो ये अनैच्छिक होता है। ये अपने आप ऑटोनोमिक और सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं, इनके क्रियाकलाप। इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं ऐसे नोड वगैरह हृदय में जो इनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। इस कारण से आपके हृदय को मायोजेनिक हृदय भी बोलते हैं। और ये जो होता है यह अत्यधिक O2 संचित रखता है, ये अत्यधिक O2 संचित रखता है। बच्चों हमारे बाकी जो हृदय है के बाकी जो हृदय के अलावा बाकी जो पेशियां हैं उनमें O2 संचित नहीं रहता। जैसे आप एक ही हाथ से या दो हाथ से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और तो थोड़ी देर बाद थक जाता है क्योंकि उन पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इस कारण से एक चिकनी कंकाली पेशी जो होती है इसमें लैक्टिक अम्ल जमा होने पर दर्द होता है, फिर वो ऑक्सीजन आते ही दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन हृदय सोचो हर मिनट धड़क रहा है, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, 60 सेकंड में 72 बार वो धड़कता है। अब इतना ज़्यादा काम कर रहा है उसके बाद भी हृदय में कोई भी दर्द या लैक्टिक एसिड जमा नहीं हो रहा है। अच्छी बात है क्योंकि ये जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन को जमा रखता है। आप विश्वास नहीं करो कि हृदय को ऑपरेशन के दौरान टेबल में रखा जा सकता है बॉडी से निकाल कर और इसके बाद ये लगभग 2 से 3 घंटे तक धड़कता रहेगा क्योंकि इसके अंदर इतना ऑक्सीजन है कि हृदय का पेशी उसके बाद भी काम कर सकता है। तो ये अच्छी बात है। तो हमारे हृदय की पेशी के रूप में ये सबसे अधिक संगठित, सुसंगठित, कार्यात्मक और सबसे अधिक सक्रिय रूप में पाया जाने वाला पेशीय रूप है और हृदय में पाया जाता है। इसलिए हृदय में कभी इस तरह के दर्द नहीं होते हैं। अब हार्ट फेल होना, अटैक होना, दर्द होना उसके बहुत कारण हैं। हृदय के दर्द को एंजीना कहते हैं, तो उनको आप हृदय के टॉपिक में फिर से पढ़ोगे। तो ये था उत्तकीय रूप, 3 प्रकार के जो पेशी होते हैं इनको मैंने आपको बताया, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। एक बात याद रखिएगा, हृदय पेशी में भी रेखाएं पाए जाते हैं, यानी इसमें भी सार्कोमियर वगैरह होगा। तो इस प्रकार से आपने पूरा टिश्यू अब तक कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के टॉपिक आप दूसरे टॉपिकों में आओगे फिजियोलॉजिकल पार्ट में, बट इनको अच्छी तरह से याद करना, समझना। कोई डाउट हो तो फिर व्हाट्सएप एंड फोन के थ्रू आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।